हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि घर में मेमोरियल चल रही होती है कि अचानक से जय ऊपर से आकर नीचे गिरता है। सब लोग जैसे ही इसे देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जीहू खुद भी एकदम डर जाता है, फिर इसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इससे पहले कि जय कुछ कहे, डैड आगे आ जाते हैं और एक कपड़े से इसके फेस को कवर करने लगते हैं। फिर कहते हैं कि ये जीहू का दोस्त है, हो सकता है कि ये ऊपर से नीचे गिर गया हो। किसी भी तरीके से उसे यहाँ से उठाते हैं और लेकर जाने लगते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में बूही को इसका साइड फेस नजर आ जाता है और वो एकदम शॉक्ड होकर कहती है कि तुम तो जय हो ना। ये अचानक से रुक जाता है और नर्वसनेस की वजह से बूही की तरफ देखने लगता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। डैड इसकी शक्ल को टेढ़ा मेढ़ा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया, ये तो बिल्कुल भी जय से नहीं मिलता। ये जीहू का दोस्त है और ये यहाँ पर आया हुआ है। बूही खुद भी जानती है कि जय को मरे हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, तो वो कहती है कि हाँ, मुझे ऐसा लगा कि इसकी और उसकी शक्ल बहुत ज्यादा सेम है। इतने में जीहू फौरन से इसका हाथ पकड़ता है और इसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर चला जाता है। बूही अभी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। डैड कहते हैं कि हाँ, इस बात को रहने दो, वो जीहू का दोस्त है और स्टडी के लिए यहाँ पर आया हुआ था, मैं तो ऑलरेडी उससे मिल चुका हूँ। साथ ही कहते हैं कि वैसे तो आज मेरी बर्थडे है, तुम लोग ये सब कुछ क्या कर रहे हो, हमें तो मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए। खैर, अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सब लोग टेबल पर बैठे होते हैं और यहाँ पे डैड की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बूही केक निकाल कर टेबल पर रखती है, लेकिन अभी तक उसका दिमाग जय की तरफ ही होता है। डैड यहाँ पर केक कट करने लगते हैं तो बूही पूछती है कि अच्छा, मुझे ये बताओ कि उस लड़के की क्या उम्र है। ये बार बार जय की बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन डैड हर बार इसे इग्नोर कर देते हैं और किसी भी तरीके से वो अपना केक कट कर लेते हैं। इन्होंने अभी केक ही कट किया होता है कि अचानक से इसे नजर आता है कि यहाँ पर एक ID कार्ड पड़ा हुआ है। ये उठाकर देखते हैं तो ये जीहू का ID कार्ड होता है। वो जैसे इसका ID कार्ड देखते हैं उनके चेहरे से सारी खुशी खत्म हो जाती है। इसके साथ ही हमें जीहू का दिखाया जाता है कि वो जय को लेकर टेरेस पर आता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर जय कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ पर फालतू में गया था, बल्कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए गया था। सियोंग और जीहू का फ्रेंड भी पीछे खड़े होते हैं और छुप छुप कर इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। अब यहाँ पर इनकी बातें चल रही होती है कि अचानक से डैड यहाँ पर आ जाते हैं। जीहू को उसका ID कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ कब से चल रहा है। इस पर जीहू कहता है कि पूरे 3 साल हो चुके हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ट्रेनी बनना चाहता हूँ। डैड कहते हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं होगी, कल तुम जा रहे हो और अपनी अकेडमी छोड़ रहे हो। जब तुम अकेडमी छोड़ दोगे तो हम दोनों मिलकर बात करेंगे। यहाँ जीहू अपने डैड को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं इसके फ्रेंड का पैर डिसबैलेंस होता है और वो और सियोंग कमरे से बाहर आ जाते हैं। डैड इनकी तरफ देखते हैं और वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये दोनों ही झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीहू बता देता है कि इन दोनों के पास कोई भी जगह नहीं है, तो ये लोग मेरे पास रहते हैं। ये देखकर डैड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि बेहतर होगा कि तुम सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाओ। साथ ही जीहू से भी कह देते हैं कि अब मैं कोई एक्सक्यूज सुना नहीं चाहता, कल तुम जा रहे हो और अकेडमी छोड़ रहे हो। ये गुस्से से कहते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जय और डैड आपस में बात कर रहे होते हैं। जय कहता है क्योंकि जीहू मेरा सन है, उसे डांसिंग का बहुत ज्यादा शौक है जिस तरह से मुझे था, आप उसका ये शौक पूरा होने क्यों नहीं दे रहे। इस पर डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बगैर हमारी लाइफ कैसी गुजर रही थी। जीहू मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा और बूही का बेटा है, लेकिन बूही आज तक ये बात नहीं कह सकी, बल्कि उसने तो ये दिखाया है कि जीहू मेरा बेटा है। हम सब की कोई ना कोई मजबूरी है, इवन के जीहू हमेशा परेशान ही रहा है। मैंने तो तुम्हारी भी बहुत ज्यादा हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन अब देख लो कि मेरा क्या हाल हो गया है। मैं नहीं चाहता कि जीहू का हाल तुम्हारी तरह हो। ये कहकर यहाँ से जाने लगते हैं तो जय ने पीछे से रोक लेता है और कहता है कि मुझे पैसे ढूंढने हैं, जो मुझे मेरी फर्स्ट एल्बम पे मिले थे वो यहीं कहीं छुपे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि वो पैसे तुम मेरे साथ मिलकर ढूंढ लो। डैडी से मना करने लगते हैं, लेकिन फिर जय बताता है कि वो पूरे $2 मिलियन हैं। तो ये सुनकर डैड भी हैरान हो जाते हैं। अभी जो सब कुछ हुआ उसकी वजह से जीहू काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वो टेरेस पर अकेले बैठा होता है, इतने में यहाँ पे सियोंग आती है, इसे कंफर्ट देने की कोशिश करती है और कहती है कि अब तो तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा होगा कि अब तुम्हें अपने डैड से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। ये बताता है कि मेरे डैड ये वाले नहीं हैं, बल्कि मुझे बताया गया था कि वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश थे, मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर चले गए। मैं अपने डैड को दिखाना चाहता हूँ कि मैं उनके बगैर बहुत ही ज्यादा ठीक हूँ, इसीलिए मैं ट्रेनी बनना चाहता हूँ ताकि मेरी सक्सेसफुल और फेमसनेस की वजह से उन्हें पता चल जाए। ये यहाँ पर सियोंग से बातें कर रहा होता है और इसी के साथ हमें जय का दिखाया जाता है
कि बेड पे अजीब तरीके से बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने पैसे कहाँ पर छुपाए थे। इसे याद आने लगता है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं अपनी कार में पैसे लेकर आया था। फिर वो पैसे मैं घर में लेकर आता हूँ और उसे एक जगह पर रख देता हूँ। ये सोचते हुए अपने रूम से बाहर निकलता है और यहाँ पर सियोंग और जीहू लेटे होते हैं। यूनी के पास आकर लेट जाता है और फिर वापस से सोचने लगता है। जीहू कहता है कि मुझसे जरा भी बात नहीं करना, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि तुम किसी लाइफ में इस तरह से घुस गए और सारा ट्रबल क्रिएट कर दिया। ये सुनकर जय हंसने लग जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है? मुझे जहाँ तक नजर आ रहा है तुम काफी ज्यादा परेशान हो। खैर अब काफी ज्यादा रात हो जाती है लेकिन डैड को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। वो पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं कि जय को स्टार बनाने में मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन जब वो एक बहुत बड़ा स्टार बन गया तो उससे मुझसे कह दिया कि वो किसी और कंपनी में जा रहा है। फिर उस दिन के बाद से वो अचानक से गायब हो जाता है और फिर कभी भी नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ डैडी ये बात नहीं सोच रहे होते बल्कि दादाजी भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो पूरी रात इसी बारे में सोचते रहते हैं और उन्हें भी नींद नहीं आती। सुबह नाश्ते की टेबल पर डैड और जीहू की नोक झोंक चल रही होती है तो डैड कहते हैं कि अब से जीहू मेरे कमरे में रहेगा, लेकिन ये मना कर देता है और सबको बता देता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ और वो भी इसी घर में है। मैं आप लोगों के साथ नाश्ता नहीं करना चाहता बल्कि मैं उनके पास जा रहा हूँ। ये कहते वो यहाँ से उठकर चला जाता है और सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। ये अपने दोस्त के साथ आकर ब्रेकफास्ट करने लगता है तो वो इससे पूछता है कि तुम अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे। अब ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ आती है। इसका फ्रेंड फौरन से खड़े होता है और अलमारी में जाके छुप जाता है। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि बूही नाश्ता लेकर आई होती है। वो कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ पर हैं। तो जीहू अलमारी का दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि उसका फ्रेंड तो यहाँ पर छुप कर बैठा हुआ है। जीहू कहता है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने घर में सबको बता दिया है कि तुम लोग मेरे साथ रहते हो। बूही अभी जीहू के फ्रेंड से बात कर रही होती है कि इतने में सियोंग भी यहाँ पर आ जाती है। ये जैसे ही सियोंग को देखती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अगर यहाँ पर कोई और लड़की रह रही होती तो मैं काफी ज्यादा परेशान होती, लेकिन ये तो तुम हो। काफी साल पहले तुम्हारी मॉम मेरी हेयर स्टाइलिस्ट थी और तुम दोनों बचपन में साथ नहाते भी थे, इसलिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर जीहू का फ्रेंड हंसने लग जाता है। फिर सियोंग कहती है कि वेल अभी तो मुझे जल्दी जाना होगा, एक्चुअली मेरा इंटरव्यू है। बूही कहती है कि क्या तुम इन कपड़ों में इंटरव्यू देने के लिए जाओगी। फिर वो उन्हें स्टाइलिंग रूम में लेकर आ जाती है और यहाँ पर जल्दी जल्दी इसके लिए कपड़े डिसाइड करने लगती है। साथ ही इसके मेकअप भी किया जाता है और क्योंकि इसने कभी भी मेकअप नहीं किया होता तो इसे काफी अजीब सा फील हो रहा होता है। जय घर के बाहर खड़ा होता है और वो कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। इतने में यहाँ पे सियोंग निकल कर आती है तो उसे देखकर हैरान हो जाता है। सियोंग कहती है कि क्या मैं अजीब लग रही हूँ। इस पर यह कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सियोंग बात को पलट देती है क्योंकि उसे काफी अजीब सा फील होता है और कहती है कि जल्दी से घर जाओ और जाकर कपड़े धो दो। फिर इसे इसकी वीडियो दिखाती है कि जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटा देते जब तक तुम मेरे नौकर हो। जय मान जाता है और फिर वो घर जाकर कपड़े धोने लगता है। ये टेरेस पे खड़े होकर कपड़े धो रहा होता है कि अचानक से यहाँ पे बूही आ जाती है। पहले तो ये छुपने की कोशिश करता है तो बूही कहती है कि तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, जीहू ने हमें बता दिया है कि तुम उसके फ्रेंड हो और उसी के साथ रहते हो। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है और इसे ऐसा लग रहा होता है कि ये वाकई जय है, लेकिन फिर भी ऐसा रिएक्ट करती है कि ये इसके लिए बच्चा है। इससे पूछती है कि क्या तुम्हें ब्रेड्स पसंद है, हमारे यहाँ पर बहुत मज़े मज़े की ब्रेड्स बनती हैं। जय को भूख भी लग रही होती है तो वो हाँ कर देता है। ये उसे लेकर अपने कैफ़े में आ जाती है और यहाँ पर बिठाकर उसे ब्रेड्स खिलाने लगती है। वहीं दादा और वो बच्ची सामने बैठे होते हैं और वो छुप छुप कर इसी को नोट कर रहे होते हैं। जैसे ही बूही यहाँ से जाती है वो दोनों इसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम जय हो। जब भी वो मुस्कुराता था तो उसका साइड वाला लिप थोड़ा सा मुड़ जाता था। ये मना करने लगता है और गलती से उन्हें इसी नाम से पुकार देता है जिससे वो पहले पुकारा करता था। ये सुनकर दादा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि तुम जय हो, क्योंकि वो मुझे हमेशा इसी नाम से पुकारा करता था। एकदम चुप हो जाता है और फिर इधर उधर देखने लगता है। इतने में डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो जैसे ही जय को यहाँ पे बैठा हुआ देखते हैं वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। दादा से कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो बताते हैं कि ये जय है और इसने मुझे इसी नाम से पुकारा है जिससे ये पुकारा करता था। डैड मुकर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं आपको गलतफहमी हुई होगी, ये कोई भी जय नहीं है बल्कि ये तो जीहू का फ्रेंड है। फिर फौरन से बात को पलट देते हैं और दादा को अपने साथ ले जाते हैं। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि एमजे अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है कि मैं इंटरव्यू नहीं लूँगा। इस पर मैनेजर कहते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े ग्रुप की बेटी है, वो तुम्हें शायद पसंद करती है इसीलिए तुम्हारे लिए इंटरव्यू देने के लिए आ रही है। तुम बेशक उसे हायर मत करना, बस उससे बात कर लेना, इससे उसका दिल खुश हो जाएगा और हो सकता है कि इस सब में हमारा ही फ़ायदा हो जाए।
ये कहकर ये यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सामने से सियोंग चलती हुई आ रही है। ये समझते हैं कि शायद ये वही लड़की है, तो सियोंग को डायरेक्ट रूम में लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि इंटरव्यू के लिए सिर्फ तुम आई हो। सियोंग जैसे ये बात सुनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। मैनेजर को रूम में एमजे नज़र नहीं आता तो वो यहाँ से निकलकर उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जबकि एमजे अपनी सीट पर ही बैठा होता है। वो जैसे ही सियोंग को देखता है एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या तुम इंटरव्यू के लिए आई हो। फिर इसके पास आता है और कहता है कि चलो जल्दी से मुझे गाना गा के सुनाओ। सियोंग पहले तो शॉक्ड हो जाती है कि ये किस तरह की बात कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसे सख्त इस जॉब की ज़रूरत होती है तो वो खड़ी हो जाती है और सिंगिंग स्टार्ट करती है। पहले तो काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन जैसे ही वो गाना स्टार्ट करती है एमजे अपने कानों पे हाथ रख लेता है और कहता है कि तुम तो कितना गंदा गाना गाती हो। गाना तो तुम्हें खैर नहीं आता, चलो अब ठीक है, मुझे फ़ौरन से डांस करके दिखाओ। सियोंग दिल में सोचती है कि शायद अब इस तरह के इंटरव्यूज़ होते होंगे। ये खड़ी हो जाती है और डांस करना स्टार्ट करती है। हैरत की बात ये होती है कि सियोंग को बिल्कुल भी डांस नहीं आता। एमजे इसे देख रहा होता है और उसे भी काफ़ी ज़्यादा हैरत होती है। वैन में जो इसने सियोंग के नाम का एक अजीब सा जोक बनाया था फिर से उसे कहता है और बहुत ही क्यूट तरीके से हंसने लग जाता है। सियोंग उसे देख रही होती है और काफ़ी अजीब सा फील करती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि मैनेजर सियोंग को लेकर बाहर खड़े होते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि मुझे लगा था कि आप कोई और हो, आप यहाँ से जा सकती हो। सियोंग फ़ौरन से भागकर रिसेप्शन पर आती है और कहती है कि क्या इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। वो बताती है कि इंटरव्यू तो ख़त्म हो गए और तुम्हें एब्सेंट मार्क कर दिया गया है। एमजे को ये देखकर थोड़ा सा दुख होता है और वो अपने मैनेजर से पूछता है कि क्या इस लड़की को हायर कर लिया गया है या फिर नहीं। इत्तेफाक से यहाँ से कंपनी के सीईओ गुजर रहे होते हैं तो सियोंग उनके पास आती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी इसको कोई भी चांस नहीं देते। ये सैड हो जाती है और जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। इतने में इनके पास इनका वर्कर आता है और कहता है कि एमजे ने बताया था ना कि उसने जय को देखा है, मुझे उसका नंबर मिल चुका है, लेकिन ये नंबर किसी लड़के का नहीं बल्कि एक लड़की का है। ये कहते हैं कि चलो ठीक है, फ़ौरन से उसे कॉल लगाओ। कॉल लगाते हैं तो पीछे सियोंग के पास ही कॉल आती है। वो बात करने लगती है, लेकिन अचानक से देखती है कि ये तो सेम टू सेम इन्हीं अंकल की आवाज़ लग रही है। इनके पास उठकर आती है और कहती है कि क्या आपने अभी मुझे कॉल की। वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और इसी डर की वजह से कि कहीं ये सबको बता ना दे, ये इसे जॉब दे देते हैं। रात में सियोंग घर आती है तो जय से पूछता है कि क्या तुम्हें जॉब मिल गई। ये कहती है कि हाँ, पहले तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने मुझे हायर कर लिया। ये कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, अब जल्दी से चलो और मुझे ट्रीट दे दो। फिर सियोंग कहती है कि अच्छा, मैं जीहू से भी पूछ लेती हूँ कि हो सकता है कि वो भी हमारे साथ चल ले। वहीं जीहू का दिखाया जाता है कि अपनी एकेडमी में बैठा होता है और सियोंग के बारे में सोच रहा होता है कि आज सुबह जब जय सियोंग की तारीफ कर रहा था तो ये भी वहीं पर खड़ा हुआ था और उसे ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है। फिर ये दिल में सोचता है कि मैं तो इतना ज़्यादा बकवास हूँ कि कोई भी मुझे लाइक नहीं करेगा। ये काफ़ी सैड बैठा होता है कि अचानक से रीसा यहाँ पर आ जाती है और फिर इसे फ़ौरन से डिनर के लिए इनवाइट कर देती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि रीसा ने इसे डिनर के लिए क्यों इनवाइट किया कि अचानक से इसके पास सियोंग की कॉल आती है और वो इससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। यहाँ कहने लगता है, लेकिन इसे पीछे से आवाज़ आ जाती है कि सियोंग के साथ जय भी मौजूद है। तो ये मना कर देता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा और फ़ौरन से कहकर कॉल कट कर देता है। सियोंग को भी काफ़ी सैड फील होता है और वो कहती है कि शायद वो अपनी ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी होगा। अब कुछ देर बाद को दिखाया जाता है कि जीहू और रीसा रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। ये लोग यहाँ पर बारबेक्यू कर रहे होते हैं और रीसा एक काफ़ी बड़ा सा बाइट बनाती है। कहती है कि मैं नहीं खा सकती, इसलिए मेरी तरफ से तुम ये खा लो। जीहू काफ़ी ज़्यादा मना करता है, लेकिन ये जिद करने लगती है तो जीहू खा लेता है और खाते हुए कहता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और कुछ टाइम में मैं उसे बता दूंगा। तुम्हें तो ऐसा लगता होगा कि हमारे इस तरह से मिलने का कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है। रीसा जैसे ये सुनती है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और फिर से एक बाइट बनाने लगती है और बाइट बनाते हुए कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। जीहू खाते खाते एकदम शॉक्ड हो जाता है और इसकी तरफ देखने लगता है। इतने में अचानक से यहाँ पर सियोंग और जय भी आ जाते हैं। वो जैसे इन दोनों को देखते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सियोंग जीहू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब मैंने तुम्हें कॉल की थी तो तुमने कहा था कि तुम तो ट्रेनिंग में बिजी हो और डिनर के लिए नहीं आ पाओगे, शायद तुमने इसके साथ आना था, इसलिए मुझे मना कर दिया। जीहू के मुंह में बाइट होता है और वो इतना ज़्यादा नर्वस हो चुका होता है कि सियोंग की बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। गाइज, यहीं पर हमारे आज का एपिसोड एंड होता है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि सियोंग अपने रूम में बैठी होती है और वो स्टडी कर रही होती है। अचानक से उसे महसूस होता है कि ज़मीन के नीचे एक काफ़ी बड़ा सा होल है। साथ ही हमें ये भी पता चलेगा
कि जय ने अपने पैसे यहीं पर छुपाए होते हैं। अब देखना ये है कि क्या सियोंग यहाँ से पैसे निकाल लेगी या फिर जय को याद आ जाएगा कि उसने अपने पैसे यहाँ पर छुपाए थे। ये सब कुछ आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।